नयनतारा की ननंद मिताली की हाल ही में पराग नाम के एक लड़के से शादी हुई होती है। शादी के बाद जब मिताली अपने पगफेरे की रस्म के लिए मायके आती है, तभी अरे वाह मिताली, तेरा चेहरा तो कितना चमक रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब शादी की खुशी का ही निकार है। अरे क्या भाभी आप भी। एहेहेहे, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, ऐसी ही खुश रहे बेटा। तो बिटिया, कैसा है तुम्हारा ससुराल? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ पापा, सब बढ़िया है। पराग और माँ जी बहुत अच्छे हैं। और आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है क्या भला? सो तो है। और आज तुम आने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बना लिया। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और बैठ जाओ। हाँ बेटा, फिर उसके बाद हम सब मिलकर तेरी शादी का वीडियो देखेंगे। ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताइए कि भैया कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज तो उनको छुट्टी रहती है ना? अरे नहीं बाबा, ऑफिस में आधे लोगों ने छुट्टी ले रखी है। कोई बीमार है तो किसी की शादी है, इसीलिए अब इन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, और तुम्हारे भैया खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस तुम्हारे ससुराल के पास में ही है। हाँ भाभी, फिर ठीक है। मिताली दिन भर अपने मायके में बहुत अच्छा समय बिताती है। फिर शाम होने पर पराग उसे लेने आता है। ये ले बहू, अपने ननंद नंदोई का तिलक करके उन्हें पगफेरे का शगुन दे दे। जी माँ जी, ये लीजिए नंदोई जी, ये आपके लिए। शुक्रिया भाभी, हमेशा खुश रहो और तुम सदा सुहागन रहो। चलिए माँ जी, आते हैं हम दोनों। हाँ दामाद जी, ध्यान रखिए। पराग मिताली को बड़ी खुशी से लेकर जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो अपनी माँ लाजवती के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लानत है तुम्हारे मायके वालों पर मिताली। अरे पगफेरे की रस्म में सबसे ज्यादा मान और सम्मान दामाद का होता है, लेकिन उन लोगों ने सबसे ज्यादा तोहफे सिर्फ तुम्हें दिए और मुझे बस ये एक जोड़ी शर्ट और पैंट पकड़ा दिया। क्या कहा? सिर्फ शर्ट और पैंट पकड़ा दिया? बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं तेरे यहाँ के लोगों में? अगर हम भी तुझे खाने को सिर्फ सूखी रोटी और प्याज दे दे तो चलेगा क्या? नहीं ना। और उन्होंने तो सरे आम बेइज्जती की है अपने दामाद की। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मायके में सभी पराग से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं। और प्यार और इज्जत तोहफों से थोड़ी ना जताई जाती है। अरे चुप कर, तुम लोगों ने तो दहेज भी कम दिया और शादी का ज्यादातर खर्चा तो हम लोगों ने ही किया था। और अब अपने दामाद के हिस्से का शगुन भी नहीं दे सकते वो लोग। अरे कितने नालायक और कंजूस हो तुम लोग। देखिए माँ जी, आप मेरे घर वालों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तुम अपनी जबान संभालो मिताली। तुम्हारे माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी वो लोग कितनी कंजूसी करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें कितने सारे तोहफे दिए, लेकिन मुझे तो बस एक ही तोहफा दिया। अगर वहां पर कोई तीसरा आदमी होता तो उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। देखो पराग, मेरे घर वालों ने तुम्हारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, दहेज भी बहुत दिया है, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सब सस्ता माल दिया है तेरे घर वालों ने। 200-200 रुपए की साड़ियां दी है हमें, ऐसे भला कौन करता है? तो क्या सिल्क की साड़ियां बांट दे क्या सबको? हद है माँ जी, आप लोगों ने जो खर्चा किया है वो सिर्फ मेरी ही शादी का नहीं बल्कि अपने बेटे की भी शादी का किया है, इसलिए मुझे आप इतना सुनाकर मत दिखाइए। इतना कहकर मिताली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देखा बेटा, कैसे जबान चल रही थी तेरी लुगाई की। इसकी अकल का तो मैं ठिकाने पर ला कर ही रहूंगी और इसके मायके वालों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ माँ, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से वसूली करेंगे। पराग और लाजवती के बर्ताव के कारण मिताली उनसे खफा ही रहती है और इसीलिए उसका मूड दिन भर खराब ही रहता है। तभी उसे नयनतारा वीडियो कॉल करती है। अरे ये क्या मिताली,
तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे भाभी, मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी नींद से उठी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसे लग रहा है। बाकी कोई बात नहीं है। पक्का ना? हाँ भाभी, पक्का। और अगर कुछ होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों ननंद भाभी नहीं बल्कि पक्की सहेलियां हैं। वो तो है, और मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। और अगर कोई बात हो ना तो खुलकर कहना, दिल में कोई बात दबाकर मत रखना, ठीक है ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। फिर एक दिन मिताली के भाई भुवन का प्रमोशन हो जाता है। तब उस खुशी में नयनतारा और इंदु दोनों मिलकर मिताली के ससुराल मिठाई देने आती है। बधाई हो इंदु बहन, भुवन का प्रमोशन हो गया। अब तो घर में और ज्यादा पैसा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आजकल खर्चे भी कितने बढ़े जा रहे हैं। बस उसके लिए अच्छा हो गया। अब वो भी आगे जाकर 2 से 3 होंगे। अच्छा ही है जो वो थोड़े पैसे अभी से जमा कर पाएगा, और साथ ही उसके करियर में भी उन्नति होगी। लेकिन ये मिठाई तो बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। देसी घी की नहीं बनी क्या? अरे नहीं नंदोई जी, मिठाई का स्वाद तो अच्छा ही है। क्या पता, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा। माफ कीजिए नंदोई जी, लेकिन हम अगली बार आप ही की पसंद की मिठाई लाएंगे। अरे रहने दीजिए भाभी जी। और आप किन किन बातों के लिए माफी मांगोगी? क्योंकि निराश तो मैं कई सारे बातों से हुआ हूँ। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं नंदोई जी? हमारी तरफ से कोई कमी रह गई क्या? हाँ दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो फिर क्या बोलूं मैं? बाकी ससुराल वाले अपने दामाद को क्या क्या नहीं देते, और यहाँ पर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने मुझे बस थोड़े बहुत ही तोहफे दिए हैं। मैंने आप लोगों की इज्जत की खातिर 4 लोगों के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। हे भगवान, हमें सच में माफ कीजिए दामाद जी। अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, और इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन माँ। अरे बहू, तू बीच में मुंह क्यों डाल रही है? सास और दामाद को बात करने देना। देखिए माँ जी, अभी 2 हफ्तों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, और उसी खुशी में मुझे अपने ससुराल वालों की तरफ से एक बड़ी सी कार चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो पराग? ये लोग 2 हफ्तों में कार कैसे लाएंगे? अरे क्यों नहीं लाएंगे, जरूर देंगे बेटा। आपने हमसे खुद से फरमाइश की है, और आपकी हर फरमाइश जरूर पूरी होगी। अरे वाह, सच में? जी दामाद जी, सच में। शुक्रिया माँ जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इंदु की बातें सुनकर लाजवती और पराग बहुत खुश हो जाते हैं। ये क्या बात है पराग? अगर तुम्हें मांगना ही था तो कोई और तोहफा मांग लेते ना। तुमने उनसे कार क्यों मांगी? कार कोई सस्ती चीज है क्या? कोई भी कार 5 से 6 लाख के नीचे नहीं आती। पता नहीं मेरे मायके वाले इतना बड़ा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। अरे अक्ल की अंधी, जब इंदु बहन को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुझे क्या ऐतराज है? और नहीं तो क्या, वो मेरे ससुराल वाले हैं, और उनसे मैं जो भी चाहे वो सब ले सकता हूँ। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। और जब घर में कार आएगी तो क्या सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा क्या उसे? वो तेरी भी तो कार होगी ना, उस पर तेरा भी उतना ही हक होगा जितना कि पराग का होगा। और अगर तेरे घर वालों के पास पैसे नहीं होते तो इंदु बहन सीधा सीधा मना कर देती, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। तो तू अब बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? आप दोनों की चालों को मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। दहेज में इतना कुछ नहीं मिला, इसीलिए वैसे नहीं तो ऐसे आप वसूल कर रहे हो। सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि आप दोनों शादी के बाद इतने बदल जाओगे। सही कहते हैं लोग, शक्ल से किसी को भी परखा नहीं जा सकता। अब मिताली बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। वही उसके मायके में। अरे माँ जी,
आपने नंदोई जी को हाँ क्यों कहा? और कार कोई 20-30 हजार की चीज थोड़ी ना है, वो तो लाखों रुपए की आती है और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। तू चिंता मत कर बहू, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा माँ जी? हमारा घर तो भुवन की तनख्वाह पर और पापा जी की पेंशन से ही चलता है और उसमें भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते। अब कुछ महीनों पहले ही पापा जी के हाथ की सर्जरी में कितने पैसे लग गए। अब वापस हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बहू, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? मेरे पास पैसे है, इसीलिए मैंने हाँ कहा। क्या? इसका मतलब आपके पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं? हाँ बहू, मैंने जमा करके रखे हैं और अब मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। और अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी ब्याही है उस घर में, इसीलिए दामाद जी की हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उनको खुश रखेंगे तभी वो हमारी बेटी को खुश रखेंगे। पर माँ जी, ये सोच तो सरासर गलत है। हमें इतनी बड़ी फरमाइश फौरन पूरी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। देख बहू, तू अब अपना दिमाग मत लगा। तुझसे ज्यादा दुनियादारी मैंने देखी है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंदु नयनतारा की कोई बात नहीं मानती और जब जन्मदिन पास आने वाला होता है तभी इंदु अपने संभाल कर रखे हुए गहने निकालती है। बस किसी को पता ना चले कि मैं अपने गहने बेच रही हूँ। सबको तो यही लग रहा है कि मेरे पास वाकई में पैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दामाद जी को उनके हक की चीज देनी भी जरूरी है, इसीलिए मुझे ये गहने बेचने ही पड़ेंगे। अपने दिल पे पत्थर रखकर इंदु सोनार के पास जाकर गहने बेच देती है और उन्हीं पैसों से वो पराग के जन्मदिन पर उसे एक बड़ी सी कार देती है। और कार के आते ही पराग और लाजवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है, वरना कम दहेज के कारण मेरा तो खून जला ही जा रहा था। हाँ माँ, अब तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जितना मैं पहले गुस्सा था, अब उतना ही शांत हो चुका हूँ। वही दूसरी तरफ, अरे जल्दी करो इंदु, हमें मेरे दोस्त हीरालाल की बेटी के शादी में जाना है। लेकिन तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ माँ जी, मुझे लगा कि आप तैयार हो चुकी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए आप लोग होकर आइए। ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह से तो एकदम ठीक थी। अरे वो बस हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा खाना खा लिया ना, इसीलिए हो रहा होगा। ज्यादा खाने से पेट दर्द? माँ जी, इससे पहले तो कभी आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रुकिए, आपको मैं अभी काढ़ा बनाकर देती हूँ, उसे पीकर आपको राहत मिलेगी। शायद आपके पेट में गैस हो गई होगी। अरे नहीं बहू, तू रहने दे और अपने पापा जी के साथ शादी में जा, मैं काढ़ा बनाकर पी लूंगी। हाँ बहू, रहने दो। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो उसे आराम करने दो। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं, लेकिन अगर कुछ लगे तो हमें कॉल करके बता देना। भुवन भी अभी काम से आता ही होगा। हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर। फिर नयनतारा और शैलेश वहां से चले जाते हैं। अब इन दोनों को मैं क्या बताऊं कि मेरे पास अब पहनने के लिए कोई गहने ही नहीं बचे हैं। सब कुछ बेच दिया मैंने, इसीलिए मैंने शादी में ना जाने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक किया। फिर एक रोज मिताली को उसकी सहेली का कॉल आता है। यार मिताली, तुझे मेरे साथ सुनार के पास चलना होगा। मुझे मेरी बहन की शादी के लिए झुमके खरीदने हैं और तेरी पसंद हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तू ही चल मेरे साथ। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। शाम को 5 बजे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबा, मिलते हैं फिर। फिर मिताली और उसकी सहेली शाम को सुनार के पास जाते हैं। अरे मिताली बेटा, तुम यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ काका जी, आप बताइए कैसे हो आप? और काकी जी कैसी है? ठीक तो है ना? ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है बेटा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले इंदु भाभी भी आकर गई।
बहुत सारे गहने लाई थी बेचने के लिए। क्या माँ आपके पास गहने बेचने आई थी? हाँ बेटा। इसका मतलब पराग को कार देने के लिए माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। ये खबर सुनकर मिताली बहुत हैरान रह जाती है। अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है। और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नैनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है, इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपके शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? इतना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ, ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है, और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है। मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है
और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल। तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ? और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है। और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है, जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी, हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं, मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुसी ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात ही पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था, इसीलिए मैंने लगवाया।
और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी, वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो, और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, आप फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना, तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगे तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप? नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं। नंदोई जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मिताली को थप्पड़ मारने जा रहे थे। लेकिन नैनतारा, तू पहले तेरी ननद को देख। इसकी जबान एकदम कैंची की तरह चल रही है। ये सब इसे शोभा देता है क्या? और जो सब आप और नंदोई जी कर रहे हैं वो आप लोगों को शोभा देता है क्या? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। मिताली ही बात बात पर बहस करती रहती है। अगर माँ जी और पापा जी मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो इसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। देखिए नंदोई जी, इसमें गलती भी आपकी ही है। अरे पहले तो आपने हमसे कार मांगी, वो भी माँ जी ने अपने गहने बेचकर दे दिए आपको। फिर आप अब पापा जी के मकान में रहने आए।
और वहां पर एसी और गीजर भी लगवा लिया, और ना तो आपने उसके पैसे दिए और ना ही 2 महीनों का किराया। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इसका मतलब वो एसी और गीजर पापा के पैसों से लगवाया है? हाँ मिताली, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या? नहीं भाभी, मुझे पराग ने ये सब बताया ही नहीं, बल्कि मैं तो आज तक यही मानती थी कि एसी और गीजर पराग ने लगाया है। और पराग तुम, अरे कितने नालायक आदमी हो। माँ और पापा से ना जाने कितना कुछ वसूला है तुमने। अरे ऐसे कौन करता है भला? और आप दोनों तो हमेशा कहते रहे कि हमने आपको दहेज कम दिया है। पहली बात तो दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, फिर भी माँ जी और पापा जी ने आपको दहेज दिया। मिताली सही कहती है कि आप दोनों जानबूझकर हमारे परिवार से सब कुछ वसूलना चाहते हो। देखिए भाभी, आप बड़ी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जी में आए बोलती जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मिताली, चलो यहाँ से। मैं अपनी ननद को ऐसे ससुराल में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक करो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरा भी यही फैसला है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर मिताली अपना सामान पैक करने लगती है और ये सब देखकर लाजवती और पराग घबरा जाते हैं। अरे मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़कर मत जाओ प्लीज मिताली। नहीं पराग, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। कल को तो तुम मुझे मार भी सकते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। इतना कहकर मिताली नयनतारा के साथ वहां से चली जाती है। फिर मायके जाने पर, बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मिताली तो ना समझी है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो फिर तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आई? अरे माँ जी, वहां वो आदमी इस पर हाथ उठाने वाला था, अब यही सब देखना बाकी रह गया है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बात करके भी झगड़े मिटाए जा सकते हैं, और ऐसे घर छोड़कर आना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मायके में आकर रहेगी तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे तूने तो सबको बातें बनाने के लिए अच्छा विषय दे दिया। अरे क्या माँ, अब भी आपको लोगों की पड़ी है? आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं देती क्या? नयनतारा की बातें सुनकर तो मेरा खून खोल रहा है। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मिताली पर हाथ उठा भी कैसे सकते हैं? उसकी बैंड तो मैं आज बजा कर ही रहूंगा। भुवन, ऐसा कुछ भी मत करना, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं नंदोई जी को अच्छे से सुना कर आई हूँ, और अब वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और माँ, दुनिया वालों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए प्लीज मुझे आप यहाँ पर रहने दो, और बार बार अपने दामाद की तरफदारी करना बंद करो। माँ, हमेशा से आप वही करती आई हो, और उसने तो उसी बात का फायदा उठाया है। मिताली की बातें सुनकर इंदु चुप हो जाती है। वही उसके ससुराल में, अरे माँ, अब हम क्या करें? मिताली तो चली गई। वही तो, अरे अब तो मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का सारा काम कौन करेगा। बहू एक सोने की मुर्गी होती है, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लाती है। तूने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी, तूने बहू को खुश नहीं रखा। क्या? हाँ बेटा, तू मिताली के मायके वालों से सब कुछ सीधे सीधे लेते रहा, लेकिन अगर तू मिताली की नजरों में अच्छा बनकर रहता तो मिताली खुद से अपने मायके का सब कुछ तुझे ला कर देती, वो भी खुशी खुशी से, लेकिन तू बस उससे झगड़ता रहा। हाँ माँ, अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर हम मिताली के साथ अच्छे से पेश आते तो वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आती। अब भी मौका तेरे हाथ से गया नहीं है बेटा, वो गुस्से में मायके गई है, तो अब तू जाकर उसे मना ले और वापस अपने घर पर लेकर आ। लेकिन कैसे माँ? क्योंकि जिस तरह से वो गई है उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके भैया भाभी, उन दोनों का दिमाग भी गर्म हो चुका है। वो दोनों मुझे उससे मिलने देंगे कि नहीं, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। अरे तू चिंता मत कर बेटा,
क्योंकि उस घर में भैया भाभी की बिल्कुल नहीं चलती, बल्कि माँ और पापा की चलती है। और उसके माँ और पापा तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। और तू बहुत खुशनसीब है बेटा कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। इसलिए तुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उनसे फिर से सब कुछ हड़प पाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मिताली को मना कर ही रहूंगा। फिर पराग मिताली के मायके में जाता है। नंदोई जी, इतना सब होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई क्या, जो मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ पर? मिताली आपसे नहीं मिलना चाहती, चले जाइए आप यहाँ से। ए बहू, अरे तू अपनी लाज शर्म बेच आई है क्या कहीं पर? भूल मत, ये तेरे नंदोई जी है। आज तो तूने इनसे इस तरह से बात कर ली, लेकिन आइंदा से मत करना, समझ गई ना? और नहीं तो क्या। अरे आग बुझाने की जगह तुम लोग आग में और घी डाल रहे हो। अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच इतनी पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है? अरे आप दोनों ने तो बस अपने दामाद को भगवान मानकर सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये उसके लायक भी है क्या? बस बहू, बहुत हुआ। अपनी जबान को काबू में रख और जा रसोई में जाकर खाना बना दे। बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, बहू, बस बहुत हुआ, अब अंदर जाओ। नयनतारा अपनी सास ससुर की बात मानकर अंदर रसोई में चली जाती है। फिर इंदु और शैलेश पराग से बात करने लगते हैं और पराग उन दोनों की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, पापा जी, अब आप ही बताइए, आर्थिक समस्या किसके ऊपर नहीं आती? मैंने 2 महीनों का किराया क्या नहीं दिया? मिताली मुझे और माँ को सुनाने लग गई। मुझ तक तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी माँ को भी बहुत उल्टा बोलती है और ये मुझसे सहन नहीं होता। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन आपको भी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर, आप चाहो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा, लेकिन मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी माँ के बाद मिताली ही है जिससे मैंने इतना टूटकर प्यार किया है। वो मेरी बीवी है और गलतियां किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों से ही सीखता है ना। लेकिन पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, और आपका पछतावा देखकर हमें अच्छा लगा, और हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। जी माँ जी, मैं अभी मिताली को बुला कर लाती हूँ। फिर इंदु मिताली को बुलाने जाती है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। मिताली बेटा, बाहर चल। अरे दामाद जी अपने किए पर सच में शर्मिंदा है, और उन्होंने तेरे पापा और मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ऐसा मत कर बेटा, चल बाहर चल और उनसे मिल ले। मैंने कहा ना आपसे माँ, मुझे पराग की शक्ल तक नहीं देखनी। और आप दोनों को क्या लगता है कि वो सुधर चुका है? अरे ये तो बस उसका नाटक है और कुछ नहीं माँ। अरे ये सब तो क्या कह रही है मिताली, ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? और दामाद जी को अगर तुझसे प्यार ही नहीं होता तो फिर वो तुझे यहाँ पर लेने ही क्यों आते? देखो माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। और अगर आपको मेरे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है तो आप मुझे वो भी बता दो, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, रह लूंगी कहीं और। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बार मेरी बात तो सुन। मिताली इंदु की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। और उस दिन पराग मिताली से बिना मिले ही वापस चला जाता है। क्या उसने तुझसे मिलने से मना कर दिया? अरे इतनी नालायक और ढीठ कैसे हो सकती है ये लड़की? सच में मन तो करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा। मैं मिताली की नजर में अच्छा बनकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने क्यों ना पड़े। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी बहू रानी,
मेरा मतलब आधी नौकरानी कुछ ही दिनों में घर में आकर ही रहेगी। हाँ बेटा, बस सब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ घर के सारे काम कर करके। फिर पराग तबीयत खराब होने का नाटक करता है और घर पर सलाइन लगा लेता है और ये सब कुछ लाजवती इंदु को बताती है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो लाजवती बहन? दामाद जी को घर पर सलाइन लगाई है? हाँ इंदु बहन, जब से मिताली गई है तब से पराग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और उस कारण उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ये भगवान, आप मिताली से कहिए ना कि जल्दी से आकर वो पराग से मिले, एक बार उससे बात कर ले। हाँ बहन जी, मैं कहती हूँ उससे। आप चिंता मत कीजिए, दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मिताली को भी ये सारी बातें पता चलती है। क्या वाकई में उसकी तबीयत खराब है? हाँ मिताली, बाकी सब तो नाटक हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब होने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो अभी तक अपनी भाभी से ही बात करते हुए बैठी है। जा अपने पति के पास जा। हाँ माँ। फिर मिताली पराग के पास चली जाती है और मिताली को देखकर पराग बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मिताली कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया मिताली, लेकिन अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना पीना कौन छोड़ता है भला? तो मैं भी क्या करता मिताली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना गलत था और तुम कितनी सही थी। मुझे माफ कर दो मिताली, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, गलत गलत बोला है, पर अब और नहीं। अब हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। पर तू अपना सामान लेकर यहाँ पर वापस लौट किया, क्योंकि ये तेरा घर है और तू इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही रूठ कर जाए तो कैसे चलेगा भला? हाँ मिताली, और मैंने जो भी किया है वो सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। हाँ बहू, और मैं भी तेरे साथ पहले जैसे पेश नहीं आऊंगी। तू मुझे उल्टा बोलती थी, लेकिन गलत बातों के लिए उल्टा बोलती थी। उसके सिवा तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। अरे तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी। सच में, वापस आजा बहू। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिताली? तुम्हें मेरे पापा को 2 महीनों का बचा हुआ किराया देना होगा और एसी और गीजर के पैसे भी देने होंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि वो उनके मेहनत के पैसे हैं। हे भगवान, अब मैं इससे क्या कहूँ? इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। पराग और लाजवती मिताली की ये शर्त सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब तुम चुप क्यों हो पराग? जल्दी बोलो, क्या है तुम्हारा जवाब? ठीक है मिताली, मैं पापा जी को उनके पैसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी सैलरी भी आ चुकी है। इसीलिए तुम उस बात की फिक्र मत करो। चलो अच्छा है, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो सही है। हाँ मिताली, मैं समझ सकता हूँ और तुम सही कह रही हो। ये पैसे पापा जी की मेहनत के पैसे हैं। उनसे ऐसे पैसे लेना शोभा नहीं देता, और मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम्हारे व्यवहार में इतना अच्छा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पराग, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए अपने आप को इतना बदल दिया। तुम दोनों की खुशी को किसी की नजर ना लगे। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो। फिर पराग शैलेश को किराए के और एसी और गीजर के पैसे दे देता है, और ये सब देखकर मिताली के मन में पराग की अच्छी छवि बन जाती है। हाँ भाभी, जब से मैं यहाँ पर वापस रहने आई हूँ, पराग काफी बदल चुका है, और ये वाले पराग को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह मिताली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ।
समय के साथ साथ नंदोई जी और लाजवती काकी आखिरकार ठीक हो ही गई। अब तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना। हाँ भाभी, लेकिन ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ है, क्योंकि एक भाभी होने के बाद भी आपने अपनी ननद का बहुत साथ दिया है। अरे चुप रहो मिताली, ज्यादा सेंटी मत बनो। अब पराग मिताली पर जानबूझकर खूब प्यार बरसाता है और वो उसके लिए कभी तोहफे लाता है तो कभी उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। फिर एक रोज, ये देखो मिताली, ये हमारे टिकट से हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, राजस्थान? हाँ मिताली, मुझे माजी से पता चला कि तुम्हें राजस्थान जाने की बहुत इच्छा है, इसीलिए हम दोनों वहीं पर जाएंगे। शुक्रिया पराग। फिर पराग और मिताली दोनों राजस्थान घूमने जाते हैं और वहां पर खूब मजे करते हैं और उन्हें ऐसे साथ में देखकर इंदु और शैलेश को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इंदु, मिताली और दामाद जी का नया स्टेटस। आज वो लोग उदयपुर में हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें खींची है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना, आपस में बात करके सब निपटाया जाता है, पर ये बहू और भुवन ही हमें रोक रहे थे, बेवकूफ कही के। लेकिन माँ जी, अगर मिताली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आती तो आज भी वही का वही सब कुछ होता। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया, तभी जाकर नंदोई जी की आंखें खुली और उन्हें और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बीते हुए कल में जो भी हुआ उसे भूलकर हम बस अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देंगे और यही कामना करेंगे कि मिताली और दामाद जी में बस ऐसे ही प्यार बना रहे। हाँ शैलेश जी, आपने एकदम सही कहा। फिर राजस्थान से लौटने के बाद, अरे मिताली बहू, तू जाकर आराम कर ले, आज रात का खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी। अरे रहने दे बहू, तू घूम कर आई है और तूने ठीक से आराम तक नहीं किया है, इसीलिए कह रही हूँ, जाकर आराम कर ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है माँ जी। सच में ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं हमेशा से एक ऐसा ही ससुराल चाहती थी। फिर एक दिन पराग अपने ससुराल वालों को खाने पर बुलाता है और वो उनके लिए बढ़िया बढ़िया से तोहफे भी लाता है। अरे दामाद जी, अब इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ दामाद जी, माँ जी, पापा जी, आप मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा मानकर ये रख लीजिए। बड़े दिल से मैंने आप लोगों के लिए ये तोहफे लाए हैं। हमेशा खुश रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सदा सुखी रहिए। धन्यवाद दामाद जी। मेरे परिवार वालों के लिए इतना सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पराग। ओफो मिताली, क्या तुम भी? माँ जी, पापा जी, आप अपनी बेटी को समझा कर रखिए। रोजाना दिन में ये 50 बार मुझे और माँ को बस धन्यवाद और शुक्रिया ही बोलती रहती है। अरे हम पराई थोड़ी ना है। अगर अपने ही अपनों के लिए ये सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ दामाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबको लगता है कि लाजवती और पराग अब वाकई में सुधर चुके हैं, लेकिन वो सब उनकी असलियत से अनजान होते हैं। पराग बेटा, अब तू जो भी कर रहा है ना, वो सब एकदम सही है। ऐसे ही अगर तू मिताली और उसके घर वालों का दिल जीतता रहा तो वो लोग तुझे अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। हाँ माँ, उसी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इन लोगों के पास से हमें और भी अच्छे से वसूलना है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ कि कैसे मिताली ने रातों रात कार बेच दी और साथ ही कैसे वो हमारे साथ लड़ती झगड़ती रही। दहेज कम देकर इन लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया। अब तो इन लोगों को उसका भुगतान करना ही होगा। ये लोग उसी लायक है। फिर एक दिन, क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी जॉब चली गई मिताली। क्या? अरे ये तो क्या कह रहा है पराग, ऐसे कैसे चली गई तेरी जॉब? तुझसे कोई गलती हुई क्या, या फिर तेरा काम किसी को पसंद नहीं आया? बताना बेटा, क्या हुआ है? हाँ पराग, कुछ तो बोलो। अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी है और इसीलिए ऐसे अचानक से बॉस को कंपनी बंद करनी पड़ी। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा।
क्या कर सकते हैं, मेरा कोई और कमाने का जरिया भी नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है जो मुझे पैसों की मदद कर सके। घर में खर्च करने के लिए तक पैसे नहीं है मेरे पास। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अपने आप को संभालो पराग, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अब पछताने की जगह पर इस दुविधा का हमें हल निकालना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई दुविधा नहीं है जिसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता। हाँ बेटा, मिताली बिल्कुल सही कह रही है। तू हिम्मत मत हार और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुझे नई और अच्छी जॉब जरूर मिलेगी, वो भी जल्द ही मिलेगी। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो जाए। पराग ये सब नाटक करता है। वो अब मिताली को कहता है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, जबकि वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता ही नहीं और बस यहाँ वहाँ घूमकर तफरी करता है। और घर में पैसा ना होने के कारण अब मिताली खुद अपनी माँ से पैसे मांगकर पराग को देती है। लेकिन मिताली, ये पैसे तुमने अपनी माँ से क्यों मांगे? अरे कोई बात नहीं पराग, और ये मुश्किल घड़ी सिर्फ तुम पर नहीं, एक तरह से मुझ पर ही आई है। इसीलिए इन पैसों को रख लो, क्योंकि तुम रोज इंटरव्यू के लिए जाते हो। तुम्हें आने जाने और बाहर नाश्ता पानी करने में काम आएंगे। बाकी घर खर्च और माँ जी की दवाइयों के लिए मैंने थोड़े फार पैसे साइड में रख लिए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिताली। क्या तुम भी पराग? जब मैं तुम्हें शुक्रिया बोलती हूँ तब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम खुद शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? हाँ, माफ करना मिताली। कोई बात नहीं पराग। अब मिताली घर की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और अब वो भी अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। और एक हफ्ते तक ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कमाल की बात है मिताली, यहाँ पराग इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तुझे तो नौकरी एक हफ्ते में ही मिल गई। हाँ माँ जी, मेरी कंपनी में रिश्तेदार एक साथ काम नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। वरना मैं और पराग दोनों उसी कंपनी में जाते काम करने। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। चलो अच्छी बात है मिताली, और बधाई हो। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे होते हुए अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा और घर भी संभालना होगा। कितना बुरा पति हूं ना मैं। कहीं से जाकर अब मेरी अकल ठिकाने पर आई है और मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो ना, अचानक से मेरी जॉब भी छूट गई। अरे कोई बात नहीं पराग, अगर एक बेटा घर को संभाल सकता है तो बहू क्यों नहीं संभाल सकती? तुम और माँ जी मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। और खबरदार, जो अपने आप को तुमने बुरा कहा तो, अरे तुम भी तो रोज तपती धूप में बाहर इंटरव्यू देने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। शुक्रिया मिताली, तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो और तुम्हारी जैसी बीवी हर लड़के को मिले। पराग अब और भी ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अरे पराग, अभी तक तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली क्या? एक महीने से ऊपर हो चुका है अभी तो। नहीं मिताली, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में आखिर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब थक चुका हूँ। अरे ऐसे मत बोलो पराग, सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, बस हमें इसमें हारना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। मेरी सहेली चीनल एक एचआर है जो खुद ही अपने एचआर दोस्तों को कहकर जॉब लगवा देती है। मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, शायद तुम्हारे जॉब का कुछ हो जाए। लेकिन मिताली, कुछ नहीं, तुम बात कर लो अपनी सहेली से। अगर मुझे जॉब लग जाए तो अच्छी ही बात है ना। हाँ पराग, वो तो है। ओ तेरी, अब अगर इसने अपनी सहेली की मदद से मुझे जॉब लगवा दी तो मैं क्या करूँगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जिनल को कॉल करे, उससे पहले मैं ही जिनल का नंबर इसके फोन से डिलीट कर देता हूँ। फिर पराग मिताली की सहेली जिनल का फोन नंबर उसके फोन से डिलीट कर देता है, जिसके बाद मिताली उसे फोन लगा ही नहीं पाती। फिर अगले दिन, माफ करना पराग,
लेकिन शायद जिनल का फोन नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया है और वो कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। और तुम तो ये कह रहे हो कि तुमने हमारे एरिया में लगभग हर जगह पर जॉब ढूंढ ली है। हाँ मिताली, मैंने सब जगह ट्राई किया है। ठीक है पराग, देखती हूँ मैं भी साइड बाय साइड कोशिश करती हूँ। फिर एक दिन जब मिताली घर पर जल्दी आ जाती है तभी वो पराग और लाजवती की बातचीत सुन लेती है। इसे कहते हैं मजे वाली लाइफ। अरे मैं क्या कोई पागल हो क्या जो अपनी बीवी को संभालूं, उसके भी खर्चे उठाऊं और अपने भी खर्चे उठाऊं और उसके मायके वालों से भी कुछ ना लूं। ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए मैंने उसे मनाने का नाटक किया और उससे झूठ कहा कि मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, जबकि असल में तो वो चालू है। अब तो वो ऐसे ही काम करके घर भी संभालेगी और बाहर का भी संभालेगी और हम दोनों मस्त आराम फरमाएंगे। बिल्कुल सही कर रहा है तू बेटा। उस निकम्मी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब आप दोनों ने ये सब नाटक किया है। छी, कितने गिरे हुए लोग हो आप दोनों। मिताली, अच्छा हुआ जो मेरे सामने आप दोनों की असलियत आ गई। अरे मिताली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। अरे चुप रहो तुम तो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म पराग, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दहेज कम दिया, इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे परिवार से कुछ ना कुछ वसूलने की कोशिश की। और जब मैं घर छोड़कर चली गई तो मुझे तुम झूठ मूठ का मनाकर फिर से यहाँ पर लेकर आए और वापस अपनी चाले चली। अरे लानत है तुम दोनों पर। मैं ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और मैंने आप दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली है और इसे जाकर मैं अपने माँ पापा को सुनाऊंगी। क्या? मिताली अब हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है और इंदु और शैलेश उस रिकॉर्डिंग को सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद शैलेश पराग के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। पापा जी, मत कह मुझे पापा जी। तुझ जैसा नालायक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे दामाद जी है इसीलिए हम तेरी हर गलती को नजरअंदाज करके माफ करते गए, लेकिन तूने मेरी बेटी और हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अब तेरा हमसे कोई नाता नहीं है और हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, वो भी तलाक के लिए। ये सुनकर पराग के होश उड़ जाते हैं। अंत में मिताली और पराग का तलाक हो जाता है और उसके बाद मिताली अपने मायके में खुशी से रहने लगती है।